बच्चों, आज हम सहगामी प्रवृत्तियों के ज्ञान की जानकारी अर्थात पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पहले बतला चुके कि प्राचीन काल में शिक्षा हमारी रूढ़िगत थी अर्थात संकुचित थी। विषयगत ज्ञान पर ही जानकारी दी जाती, केवल विषय को ही उसमें सर्वोपरि माना जाता था। बच्चे को और जो अतिरिक्त जो क्रियाएं थी उनमें भाग नहीं लेने दिया जाता था, उनको बेकार माना जाता था अर्थात अशैक्षिक माना जाता था। केवल विषयगत ज्ञान पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। अब प्राचीन काल में 3Rs केवल पढ़ना लिखना और गणित के विषय पर ही संबंधित होता है। पढ़ना लिखना और गणित के ऊपर जो कैलकुलम है हमारे उनसे ही संबंधित बतलाया गया है। प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी थी? वो संकुचित थी, वो विस्तृत नहीं थी, व्यापक नहीं थी और उसमें जो शैक्षिक जो प्रक्रियाएं थी उनको अशैक्षिक मानते थे। जो सहगामी ने लेकर के उन क्रियाओं को क्या कहते थे? अतिरिक्त क्रियाएं, जैसे संगीत, खेलकूद, भ्रमण इत्यादि जो क्रियाएं होती थी, जो आज की जो युग में इसको सहगामी क्रिया मानते हैं। जो प्राचीन काल में इन क्रियाओं को अतिरिक्त क्रियाओं का दर्जा दिया गया है। पहले की जो शिक्षा थी उसमें केवल विषयगत ज्ञान पर अर्थात रटने की प्रवृत्ति पर ही जोर दिया जाता था। वर्तमान युग में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, जो सहगामी क्रियाएं, जो अतिरिक्त क्रियाएं, उन क्रियाओं को सहगामी क्रिया के रूप में मान्यता मिलती गई। जैसे बच्चे को विषयगत ज्ञान के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, क्षेत्र का भ्रमण भी जरूरी है, बच्चे को संगीत भी जरूरी है, बालक को वाद विवाद भी जरूरी है, बालक को नाटक का भी ज्ञान होना जरूरी है, बालक को प्रतियोगिता का भी ज्ञान, बालक को सारी एक्टिविटी का विषयगत के साथ साथ कैरिकुलम विषयगत के साथ साथ केवल सब्जेक्ट के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी विषयगत, और इसके साथ ही वर्तमान में सहगामी क्रियाओं को भी साथ में जोड़ा जाता है। इनको अन्य क्रियाएं नहीं करके, नए अतिरिक्त क्रियाएं नहीं करके विषय के साथ ही इनको जोड़ा जाता है। अब इन चीज़ों को कहाँ पर दी जाती है? ये सारी जो चीज़ें हैं वो विद्यालय के अंतर्गत दी जाती है। तो फिर क्वेश्चन आता है, शिक्षा है क्या? क्या शिक्षा केवल विषयगत ज्ञान को देना शिक्षा कहलाता है? शिक्षा जो चीज़ है वो आपको एसएस पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, गणित पढ़ ली, विज्ञान पढ़ ली, सामाजिक विज्ञान पढ़ ली और जो भी संस्कृत वगैरह आपकी विषयगत है, क्या वही शिक्षा के अंतर्गत आती है? और जो अन्य कैरिकुलम है वो शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती। केवल यही बच्चे को जीविकोपार्जन करेंगे जो विषयगत ज्ञान होगा वो, और जो सहगामी क्रिया इनसे भी जीविकोपार्जन नहीं होगा या भविष्य का निर्माता नहीं बनेगा बालक। तो इन क्रियाओं के बीच में ये जो सवाल उठता है कि शिक्षा क्या है? बालक को केवल विषयगत और ज्ञान ही देना शिक्षा कहलाता है? जी नहीं, बालक का सर्वांगीण, प्राचीन काल में बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता, बालक को केवल विषयगत ज्ञान कर दिया जाता है। वर्तमान युग की शिक्षा है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता, उसमें पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को भी बालक के विषय में अच्छे से समझाया जाता है, जिससे बालक की जो रुचि होती है, बालक को जिस कार्य को करने में उसकी रुचि होती है, संगीत में बालक जाना चाहता है बालक संगीत को कर सकता है, नाटक में अगर बालक की रुचि है तो बालक नाटक के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, खेलकूद में बालक की रुचि है तो बालक खेलकूद के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, भ्रमण के द्वारा जो भी ऐतिहासिक स्थल है, जो सांस्कृतिक जो स्थल है उनके द्वारा भी बालक शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि शिक्षा क्या चीज़ है? फिर शिक्षा जो है वो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत। क्या है शिक्षा? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा ये नहीं है कि आज हमने जो विषयगत ज्ञान दे दिया स्कूली शिक्षा तक ही आप उसको मान्य करोगे कि स्कूल में जो पढ़ लिया औपचारिक रूप में जो टीचर ने पढ़ा दिया वो नहीं।
शिक्षा तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, किसी से भी शिक्षा ले सकते हो आप। एक छोटे से छोटे चींटी जो है सबसे छोटा उसको माना है, उससे भी आप शिक्षा प्राप्त करते हो। तभी तो बोला शिक्षा क्या है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। आप किसी से भी शिक्षा प्रदान कर सकते हो। प्राचीन काल की शिक्षा केवल विषयगत ज्ञान को दी जाती थी, जो शैक्षिक सहगामी जो क्रियाएं उनको अशैक्षिक रूप से करार दिया गया था, अतिरिक्त क्रियाएं उनको माना गया था। वर्तमान युग में इन को कैरिकुलम अर्थात साथ में सहगामी क्रियाओं के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो फिर जीवन पर्यंत शिक्षा चलने वाली प्रक्रिया है, तो विद्यालय क्या है, शिक्षा क्या है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। फिर बोला गया है इसमें विद्यालय क्या है, विद्यालय क्या है, ये तो जीवन पर्यंत चल जाएगा, तो विद्यालय का अस्तित्व क्या है फिर, तो विद्यालय है जीवन की तैयारी तथा स्वयं जीवन है। विद्यालय क्या है, जीवन की तैयारी तथा स्वयं जीवन है। इसमें क्या जीवन की बालकों को तैयारी कराई जाती है, ये नहीं केवल विषयगत चीज़ों को रट के आप नौकरी प्राप्त कर लो या कोई भी स्थान प्राप्त कर लो, तो इससे नहीं है। बालक को अपने जीवन में अनेक संघर्षों से जूझना पड़ता है। यहाँ तो आपको विषयगत ज्ञान मिल जाएगा, तो उन विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त बालक को जब विद्यालय से बाहर हो जाएगा अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो बालक के सामने बहुत सारे ऐसे संघर्ष आते हैं, इन संघर्षों से जूझना पड़ता है, जबकि केवल उसको अकेले ही उन चीज़ों से जूझना पड़ता है। यदि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह विद्यालय जीवन तक ही सीमित नहीं रह जाती है, और विद्यालय जब जीवन की तैयारी तथा स्वयं जीवन है, तो शिक्षा कक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। जीवन उतना शिक्षा केवल जीवन कक्षा तक ही नहीं रखना चाहिए केवल विषयगत ज्ञान को, उसको इतना परिपूर्ण परिपक्व बना देना चाहिए, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं निर्णय लेने का बालक को पूर्ण रूप से परिपक्व कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले जीवन में उस बालक को स्वयं अकेले ही लड़ना, किसी का साथ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से उसको कक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वास्तविक जीवन में बालक को अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के लोगों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। यदि विद्यालय स्वयं जीवन है, जीवन की तैयारी है, तो विद्यालय प्रांगण में इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको भांति भांति कहते हैं ना, कब यह संसार में भांति भांति के लोग, आपको भांति भांति के लोगों से सामना करना पड़ेगा। कोई किस कैटेगरी का, सामने वाला किस कैटेगरी का, आप तो सबको पहचानने के लिए, सबको सामने वाले को जानने के लिए आपको विद्यालय में परिपक्व होना पड़ेगा। उन अध्यापकों को, उन शिक्षकों को, बालकों को जीवन में स्वयं तैयारी करने अर्थात स्वयं बालक सिखाने के लिए उन्हें विषयगत ज्ञान के साथ साथ जीवन की तैयारी भी करानी चाहिए। जैसे वो विद्यालय से बाहर निकले तो बालक स्वयं अपने सारे कार्य करने में सक्षम हो जाए, तब बालक का जीवन सफल माना जाएगा। अतः विद्यालय जीवन तथा शिक्षा कक्षा तक सीमित नहीं रह सकते। उसे संघर्षों से युद्ध, समस्याओं का समाधान तथा विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करना जीवन में सीखना ही पड़ेगा। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की अवस्था इसी उद्देश्य से की जाती है। आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे, जिससे आप उन लोगों के साथ किस प्रकार से उनका बिहेव जानेंगे, उसके पास किस प्रकार से अपनी बात रखेंगे, जिससे सामने वाला आपकी बात आसानी से सुन सके या आप सामने वाले की फीलिंग सुन सके, उनको उसी हिसाब से आप ट्रीट कर सके। तो ये इसी को पाठ्यक्रम में अर्थात पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की गई है, अर्थात पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है विषयगत ज्ञान के साथ साथ। अब इसके बाद आती है पाठ्य क्रियाओं का महत्व, अर्थात
सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका क्या महत्व है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व। नंबर 1 है मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। प्रत्येक बालक में कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ, प्रत्येक जो बालक होता है वो अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। जैसे काम, क्रोध, भूख, प्यास, ये अपनी ऐच्छिक प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, उन्हीं के साथ बालक जन्म लेता है। अब उन मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण, अर्थात बालक जब बड़ा हो, कोई बालक में अत्यधिक क्रोध हो या अत्यधिक प्रेम हो या अत्यधिक पिपासा हो, कोई भी चीज़ होती है उसका शोधन एवं मार्गांतरीकरण करना। अगर बालक में अत्यधिक क्रोध है तो उस क्रोध का शमन किस प्रकार से करेंगे, उसका शोधन किस प्रकार से करेंगे, उनका मार्गांतरीकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। जन्म के समय से मूल प्रवृत्तियां तीव्र नहीं होती हैं, किंतु विकास के साथ साथ इनकी तीव्रता बढ़ती चली जाती हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियां अपने प्राकृतिक रूप में समाज के लिए हानिकारक हो सकती हैं। जैसे क्रोध होगी, तो क्रोध जो मूल प्रवृत्ति है वो समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। ये जन्म के साथ साथ आती हैं हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। अब उन मूल प्रवृत्तियों का हम शोधन किस प्रकार से करें जिससे हमारे समाज में भी स्तर बना रहे और उसका जो बालक है उसका शोधन एवं मार्गांतरीकरण करता चला जाए। कुछ मूल प्रवृत्ति अपने इन मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतरीकरण करना सामाजिक दृष्टि से लाभदायक होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा यह कार्य सरलता से किया जा सकता है। उन प्रवृत्तियों का शोधन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा सरलता से किया जा सकता है। जैसे खेलकूद, व्यायाम, खेलकूद, व्यायाम, खेलकूद, व्यायाम, सामाजिक सेवा, वाद विवाद जैसी क्रियाओं में सामाजिक सेवा, वाद विवाद जैसी क्रियाओं में, वाद विवाद जैसी क्रियाओं में बालक का शोधन करना, बालक का मार्गांतरीकरण करना। अलग बालक में अत्यधिक क्रोध है या अत्यधिक पिपासा है, जो भी जैसे जैसे इसकी मूल प्रवृत्तियाँ बच्चा बड़ा होता है तो उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा तीव्र होती है। उस तीव्रता को दबाने के लिए, शोधन करने के लिए बालक को दूसरी क्रियाएं करना, अर्थात इन सहगामी क्रियाओं के द्वारा उनका मार्गांतरीकरण किया जा सकता है। जैसे खेलकूद में तो बालक का ध्यान भटका दो, उधर व्यायाम में कर दो, उधर समाज सेवा में लगा दो, तो बालक इन चीज़ों पर, बालक के ऊपर ये चीज़ हावी नहीं होंगी। अगला जो महत्व है वो है नागरिकता की शिक्षा। दूसरा जो पॉइंट है वो है नागरिकता की शिक्षा। नागरिकता की शिक्षा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किशोरों में अनेक ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है जो एक सुनागरिक के लिए आवश्यक है। किशोर अवस्था के जो बालक हैं उनमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ऐसे गुण विकसित किए जा सकते हैं जिसमें नागरिकता की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जैसे एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करना या सहयोग देना, समाज सेवा करना, समाज सेवा करना, जिससे बालक क्या होगा,
सुनागरिक बनेगा, अच्छे नागरिकता की उसमें पहचान होगी। दलीय मित्रता, नेतृत्व आदि गुणों का विकास, नेतृत्व और दल का नेता, दलीय मित्रता, इन सब चीज़ों से बालक में क्या होगा, अच्छे नागरिक का विकास होगा। वे इनके माध्यम से अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सकता है। बालक में उत्तरदायित्व, क्योंकि बालक के कंधे पर डाल दो, बालक को आपने कार्य सौंप दिया तो बालक के ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तरदायित्व। हमें आपको ये कार्य सौंपा गया, आप किस प्रकार से आप इसका नेतृत्व करोगे, आपके नेतृत्व में ये काम सही तरह से सफल हो, हम ऐसी आशा आपसे करते हैं। तो बालक में उत्तरदायित्व का विकास भी उत्पन्न होगा, किसमें, सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक भावना का विकास। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालकों में सामाजिक क्रियाओं का विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक में सामाजिकता का विकास किया जा सकता है। जैसे समाज सेवा, रेड क्रॉस आदि ये जो मनाए जाते हैं, समाज सेवा, रेड क्रॉस में योगदान, नेतृत्व की भावना, सहयोग, श्रमदान, स्कूल, बैंक, शिविर, स्काउटिंग, इनके माध्यम से बालकों में सामाजिक भावना का विकास किया जा सकता है। स्काउटिंग, समाज सेवा, रेड क्रॉस, स्कूल और बैंक के द्वारा। स्काउटिंग समाज पर्यवेक्षण आदि के द्वारा बालकों में सामाजिक विकास की भावना पैदा करना। समाज सेवा, रेड क्रॉस, स्कूल, बैंक, स्काउटिंग, श्रमदान और समाज पर्यवेक्षण आदि के द्वारा बालकों में सामाजिक भावनाओं का विकास किया जा सकता है। इनके माध्यम से बालक सामाजिक आचार विचारों को सीखता है, सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करता है, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों से अवगत होकर उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करता है। कहने का तात्पर्य बालक समाज सेवा में भाग लेगा, स्कूल की गतिविधियों में भाग लेगा, बैंक में जो कार्य किया जाता है उसमें भाग लेगा, स्काउटिंग में, समाज का पर्यवेक्षण, श्रमदान में, तो बालक में सहयोग की भावना होगी, बालक में अच्छाई या बुराई को जानने की समझ उत्पन्न होगी, तो बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। अगला जो महत्व है वो है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक अपनी रुचि के अनुसार अर्थात हॉबी के अनुसार हॉबी का विकास कर लेता है। सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक अपनी रुचि अर्थात हॉबी का विकास कर लेता है। उसको कौन सा खेल पसंद है, वाद विवाद पसंद है, संगीत पसंद है या नृत्य पसंद है, या उसको नाटक में अभिरुचि है, या उसको व्यायाम में या समाज सेवा में, या उसको अच्छा स्पीकर वक्ता बनने में, या उसको दार्शनिक बनने में, या जो भी उसका फील्ड है वो सहगामी क्रियाओं के माध्यम से अपनी हॉबी को चुन सकता है। इस सृजनात्मक हॉबी के द्वारा वह अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीख लेता है। वह अवकाश के समय में सिक्के इकट्ठे करना, टिकटें
एकत्रित करना, छोटे छोटे बालकों की होती है, वो भी होती है ना छोटे बालक, जैसे माचिस की गिट्टी भी कर लेते हैं, बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, जैसे टिकटें इकट्ठी करना, टिकटें इकट्ठी करना, माचिस की जो डिब्बी आती है उनको भी इकट्ठी करना, सिक्के इकट्ठे करना, फोटो खींचना, सिक्के एकत्रित करना, फोटो खींचना, ये भी बच्चों का एक बहुत सदुपयोग करते हैं। क्या फोटो ज़्यादा खींचते हैं आजकल के बच्चे, फोटो खींचना, चित्र बनाना जैसी उपयोगी क्रियाएं कर सकता है। इससे बालक की रुचियों के विकास पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। चित्र बनाना खाली समय का अर्थात अवकाश का बालक किस प्रकार से सदुपयोग कर सकता है। सिक्के एकत्रित करना, टिकटों को एकत्रित करना, फोटो खींचना, चित्र बनाना, या बहुत सारी चीज़ों में अपनी एक्टिविटी का बालक आराम से अर्थात अवकाश का समय का सदुपयोग कर सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है समुचित विकास। सहगामी क्रियाओं के समुचित विकास समान रूप से किस प्रकार से बालक का विकास कर सकते हैं। समुचित विकास सहगामी क्रियाओं के माध्यम से हम बालक का शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का विकास आसानी से कर सकते हैं। खेल कूद के माध्यम से बालक का शारीरिक विकास और मानसिक कल्पनाओं के खेलों के माध्यम से बालक का मानसिक विकास किया जा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से खेल कूद, ड्रिल, परेड, कुश्ती, तैरना, नौका चलाना, एनसीसी स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए बड़ी ही लाभकारी क्रियाएं हैं। जैसे नौका चलाना, तैरना, नौका चलाना, तैरना, खेल कूद के अंतर्गत आती है सारी। नौका चलाना, तैरना, कुश्ती, एनसीसी, खेलकूद इत्यादि, ये कौन सी चीजें हो जाएंगी, ये शारीरिक चीज के अंतर्गत आ रही। अब मानसिक जो क्रियाएं कराते हैं, शारीरिक विकास, स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास के लिए लाभकारी क्रियाएं। इसी प्रकार से मानसिक विकास में नाटक, वाद विवाद, साहित्य, भाषा, निबंध लेखन, विद्यालय पत्रिका मानसिक विकास को सुदृढ़ कर सकते हैं। बालक का समुचित विकास हम शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से बालक मानसिक विकास में जब साहित्य का सृजन करेगा, वाद विवाद करेगा और विवाद की जो चीजें हैं, निबंध लेखन करेगा, विद्यालय पत्रिका में भाग लेगा, तो बालक का मानसिक विकास उसमें उच्च स्तर का होगा। तो बालक का हम समुचित रूप से विकास भी आसानी से कर सकते हैं सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। अब अगला पॉइंट है वो है अनुशासन में सहायक। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो है अनुशासन में सहायक। अगला जो महत्व है वो है अनुशासन में सहायक। अनुशासन में किस प्रकार से सहायक है, बालक को आप कोई भी कार्य देंगे, महत्व का जो कार्य देंगे बालक को, बालक स्वयं अनुशासित होगा तो बालक उसमें अनुशासित होना सीख जाएगा। क्योंकि बालक में नेतृत्व का आपने जिम्मेदारी सौंप दी तो बालक स्वयं नेतृत्व की भावना आ जाएगी। तो अनुशासन में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। सहगामी क्रियाओं के द्वारा ही अनुशासित की समस्या समाप्त की जा सकती है। जब बालक इन रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेता है तो उसे विध्वंसात्मक तथा अनुशासनहीन क्रियाओं को करने का न तो समय ही मिलता है और न इसकी इच्छा होती है। वह अपनी अतिरिक्त शक्ति को तोड़ फोड़ में लगाकर सृजनात्मक कार्यों में लगा दे। सृजनात्मक कार्यों की ओर इंगित करना, बालक को ऐसे कार्य सौंप दो जिससे बालक अनुशासनहीनता ही नहीं करेगा। बालक बताया ना मैंने अभी, स्वयं जिम्मेदारी दे दो तो बालक के तोड़ फोड़ विध्वंसात्मक जो भी कार्य करता है वो कार्य नहीं करेगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा।
अगला जो महत्व है वो है नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास। सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक में अनेक नैतिक गुणों का विकास संभव हो सकता है। इसके द्वारा बालक में सहयोग, त्याग, सदाचार, सहयोग, त्याग, सदाचार, आज्ञा पालन इत्यादि नैतिकता का बालक में विकास होता है। सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, सद्भावना, धैर्य आदि नैतिक गुणों का सहज विकास हो जाता है बालक में सहगामी क्रियाओं के द्वारा। बालक सच्चाई से पेश आएगा, बालक ईमानदार होगा, बालक वफादार होगा, बालक आज्ञाकारी होगा, बालक हमेशा त्याग की भावना से काम करेगा। तो बालक में नैतिकता का इसमें विकास होगा। तो नैतिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, अनुशासन में सहायक महत्व होता है। अगला जो पॉइंट है वो है व्यावहारिक ज्ञान। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक में व्यावहारिक जो ज्ञान है उसको भी आसानी से बालक में का विकास किया जा सकता है। व्यावहारिक ज्ञान सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक में क्रियाओं के माध्यम से बहुत सा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। भ्रमण, शिक्षा यात्राएं, पिकनिक, भ्रमण, शिक्षा यात्राएं, पिकनिक, भ्रमण, शिक्षा यात्राएं, पिकनिक, समाज सेवा आदि के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसमें सैद्धांतिक ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। बालक में ये जो सारी शिक्षाएं होती हैं, व्यवहारिक ज्ञान पढ़ते हैं, आप शिक्षा के टूर पर जा रहे हो तो आपको उद्दंडता नहीं करनी है, आपको वहाँ आसानी से जो टीचर कहे या जो भी आपका गाइड जाए उनके साथ उनका कहना मानना, अनुशासन में रहना, तो ये सारे व्यवहारिक ज्ञान बालक में आ जाते हैं। अगला जो महत्व है वो है मनोरंजन। सहगामी क्रियाएं छात्रों का मनोरंजन भी करती है। अब मनोरंजन किस प्रकार से करती है बालक का? बालक को मनोरंजन भी होता है इससे। जैसे आप कोई भी खेल कूद में भाग लोगे या प्रतियोगिता का कार्य करोगे तो बालक ये थोड़ी है उसमें पढ़ाई करेगा, उसमें बालक मनोरंजन का भी तो कार्य करेगा। बालक हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, सबका सहयोग प्राप्त होगा, तो बालक को उससे मनोरंजन भी प्राप्त होगा। सहगामी क्रियाएं छात्रों का मनोरंजन करती है। कक्ष में अध्यापक के लंबे लंबे भाषण, पुस्तकों के काले काले अक्षर, उंगलियां का थका दिखाई देना, नीरस तथा ऊब प्रदान करने वाला घुटनपूर्ण वातावरण में छात्र को शीघ्र ही थकान का अनुभव होने लगता है। टीचर पढ़ाता है, जैसे मैं ही पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, बुला रही हूँ, आपको थक रहे हो आप, तो बालक को क्या आ जाएगा, नीरसता आ जाएगी। पता नहीं कहाँ से आ गई है मैडम, बार बार आती है, लिखो, बोलो, ज्ञान देते, उपदेश देते, लंबे लंबे भाषण दे जाती है, लेक्चर जाके और चली जाती है। तो सहगामी क्रियाओं से बालक में क्या हो जाता है, मनोरंजन करता है। इससे विद्यालय में सरलता एवं विविधता आती है। छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित होता है। अब संक्षेप में कहा जा सकता है कि विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का बड़ा ही महत्व है। इसमें बालक का व्यक्तित्व संतुलित एवं समायोजित होता है। तो आज हमने आपको सहगामी प्रवृत्तियों के ज्ञान की जानकारी के अंतर्गत प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसका शिक्षा जो शासन था, क्या विषयगत ज्ञान पर ज़्यादा फोकस देना, विषयगत ज्ञान को रटाना, उसके बाद आपको इसके महत्व के बारे में अध्ययन करवाया था। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार से बालकों का विकास कर सकता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।